Assalamualaikum everyone and welcome back to another YouTube video, and this is the second episode of Erasmus Scholarship series. Last video में हमने बात करी थी what is Erasmus Plus Scholarship, how you can apply for that scholarship, eligibility criteria and everything. So in today's video we're going to talk about the whole application process, whether you are studying in Turkey, you're studying in Pakistan or in India. So इस video में we're going to explain the whole application process step by step. So stay tuned till the end. Okay, so let's talk about the first step of your application process, which is the registration for Erasmus scholarship from your university's website. या अगर जैसे in my scenario में अपनी यूनिवर्सिटी में हमें एक उनने पोर्टल अलॉट किया है, there is an app for that LLM. So वहाँ पे आप like अपनी यूनिवर्सिटी की सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो. So साल में यूजुअली 2 बार एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं इन टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में, एक मार्च में और दूसरा सितंबर में. So even in Pakistan or India, you can like reach out to your university, or you can like see on the official pages of your respective universities. वहाँ पे वो announcement कर देते हैं जब भी Erasmus की application start होती है. So like make sure you follow the Erasmus pages of your university or the official pages of your universities on social media, और आपकी जो websites होती हैं वहाँ पे announcement वो कर देते हैं. So वंस अगर आपके पास जो ऐप है जिसके थ्रू लेट्स सपोज मार्च में एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही हैं, सो दे विल अनाउंस लाइक वी आर टेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द इरास्मस फ्रॉम मार्च 15 अंटिल अप्रैल 15. सो आप ऑनलाइन वहाँ पे अपने ऐप से जाके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल आउट करते हो. इट्स नॉट मच, आपने बस अपना फुल नेम और थोड़ी और चीज़ें फिल आउट करनी होती हैं. और GPA वहाँ पे आपकी मेंशन एज आई टॉक अबाउट इट अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, कि जो मास्टर्स है उनके पास मिनिमम 2.65 होनी चाहिए, और जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं उनके पास मिनिमम 2.25 GPA होनी चाहिए. देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट. और अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, लेट्स सपोज आपके पास IELTS है, सो दे नीड एटलीस्ट 6.0 और 6.5 GPA. सो अगर आप वो लगा सकते तो यू कैन एग्जाम द इंग्लिश एग्जाम लेटर ऑन. But first you have to do the online application process. So once you did your online registration, then comes the second part, जो क्या होता है like you have to give the English proficiency exam. Because once आप अपने जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से या वेबसाइट से ऐप से जब आप फिल आउट करते हो, then they give you the exam date. So first जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें it's about like reading, writing and listening part. और जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं देन बिकॉज दे शॉर्ट लिस्ट यू वंस, कि अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो दे शॉर्ट लिस्ट यू फॉर द स्पीकिंग एग्ज़ाम, जो कि उसके 1 वीक के बाद होता है. So, आपका स्पीकिंग एग्ज़ाम देने के बाद दे अनाउंस द फाइनल लिस्ट, जो कि एवेल्युएशन होती है 50% ऑफ योर GPA एंड 50% ऑफ योर Erasmus रिजल्ट. सो देन दे अनाउंस द पीपल जिनने ये एग्ज़ाम क्लियर किया होता है, एंड more or less people qualify this, but to get the grant you should be in the top 2 or 3 spots of your department. So now let's talk about the third step of your application process, क्योंकि अभी तक आपने अपनी registration कर ली online and you successfully passed your Erasmus exam as well, और आपको now you have been nominated for the Erasmus scholarship. So the third step is that you have to go to the Tuna portal, जो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने स्टूडेंट के लिए. मैं उस वेबसाइट के नीचे यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, यहाँ पे भी दिखा दूँगा. इट्स लुक लाइक समथिंग लाइक दैट, जो कि कुछ इस तरह दिख रही होगी यहाँ पे. सो इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ता है थ्रू ई-दवलत. मोस्टली जो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, टर्की में रह रहे हैं, उनको पता है कि ई-दवलत क्या होता है. सो जो आपने ई-दवलत के थ्रू वहाँ पे लॉगिन करना है, एंड देन यू नीड फ्यू डॉक्यूमेंट्स. वन डॉक्यूमेंट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्योंकि जो अब आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था उसका आपको एक सर्टिफिकेट जो आपका इरास्मस ऑफिस होता है वो सेंड कर देता है, वो आपने वहाँ पे अटैच करना होता है. सेकंड, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, समटाइम्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके ग्रेड्स ऐड हुए होते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए होगी, बट मोर द लेस आपको वहाँ पे जो होता है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऐड करना होता है. एंड उसके अलावा आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, बिकॉज यू हैव चूज़ मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो. सो यू कैन चूज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ और फ्रॉम वन कंट्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. जैसे मेरे सिनेरियो में मैंने एक यूनिवर्सिटी स्पेन से चूज़ करी थी, एक चेक रिपब्लिक और एक इटाली से. सो आई चूज़ 3 यूनिवर्सिटी. सो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो. उन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हो जो आप यूजली आपकी इरास्मस की जो वेबसाइट होती है, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे उन्होंने बताया होता है कि ये उनके यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहे हो
आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट जाके अपना कोर्सेज देख लें कि आप जो कोर्सेज कर रहे हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं. So once you choose the universities, once you upload your English proficiency exam, then you have to wait for the responses from the universities जिनको आपने select किया होता है. At the same time, if we talk about the internship, आपको same thing, you have to give the exam, and once आपका exam clear हो जाता है, you got shortlisted. Now you have to do the same thing on Tuna portal, but on Tuna portal आपके पास acceptance letter होना चाहिए that लेट्स सपोज आप किसी भी एनजीओ या किसी भी कंपनी में आपको कैसे उन कंपनीज को रीच आउट करना है. यू कैन रीच आउट थ्रू लिंक्डइन, यू कैन इवन गो टू योर Erasmus ऑफिस, दे कैन हेल्प यू आउट टू फाइंड सम कंपनीज हु कैन हेल्प यू इन योर इंटर्नशिप. सो इंटर्नशिप जो होती है, आप जो होती है अपनी करियर ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके कि मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ और यू कैन एक्सेप्ट दिस इंटर्नशिप. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू इन्वॉल्व द करियर ऑफिस इन इट. और जब आप उस कंपनी को रीच आउट करते हैं, दे सेंड यू द एक्सेप्टेंस लेटर, सो देन यू कैन मेंशन दैट यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आप जो है आगे अपना वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाते हो. एट द सेम टाइम जब आपका जो यूनिवर्सिटी है जो कि मोबिलिटी के लिए जाना चाह रहे हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है जिनको आपने चूज़ किया होता है, दे सेंड यू एन ईमेल बैक कि आपको हमने अप्रूव कर लिया है, हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है to come for the mobility. Let's suppose in my scenario, I received 2 acceptance letter, one from the Italian university and one from the Spanish university. और क्योंकि मैंने स्पेन में जाना था तो I started to prepare the documents, which is the fourth step of your application. कि आपको कुछ documents ready करने होते हैं. First is like you have to send the transcript to the university you are going. Second, you have to prepare the learning agreement. What is learning agreement? Usually जो learning agreement होता है वो आपकी जो website होती है वहाँ पे आपको मिल जाता है. It's a PDF form. वहाँ पे आपको जो होते हैं कोर्सेज मैच करने, तो मिनिमम आपके 30 CTS होने चाहिए, 30 यूरोपियन क्रेडिट्स. तो आप अपने कोर्सेज आपकी जो यूनिवर्सिटी में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में लेने वाले होते हो, और जो आप दूसरी जो यूनिवर्सिटी है यूरोप के अंदर जहाँ पे जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखना पड़ता है कि हाँ ये वाले कोर्सेज जो है मेरे कोर्स के साथ मैच कर रहे हैं. देन यू कैन टॉक टू योर Erasmus कोऑर्डिनेटर, और वो फाइनली उसको वेरीफाई करता है, और उसको फिर आप वो जो लर्निंग एग्रीमेंट होता है अलॉन्ग विद योर transcript, along with your passport, and these things you need to required, and then आप ये चीज़ें जो होती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सेंड करते हो, और देन वो आपको उसके बाद फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करते हैं जिसके साथ आप वीज़ा प्रोसेस के लिए जाते हो. इन सम सिनेरियोज, क्योंकि जब मैं इटालियन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे उनने मुझसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मांगी, लेकिन बट जब मैं स्पेनिश यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होती है. तो हेल्थ इंश्योरेंस कभी कभी कुछ मांग लेते, तो यू हैव टू पे फॉर दैट हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आप अपना जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे होते हो उसमें आप वो उनको सेंड कर सकते हो बाय ईमेल. सो वंस यू रिसीव द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देन comes the last and the most important part, visa application. सो अब वीज़ा एप्लीकेशन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, Erasmus ऑफिस जो होता है आपकी यूनिवर्सिटी का, यूजुअली दे हेल्प यू टू प्रिपेयर ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर लर्निंग एग्रीमेंट, द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एंड द ग्रांट लेटर जो कि आपकी Erasmus ऑफिस आपको प्रोवाइड करती है. उसमें मेंशन होता है कि दिस अमाउंट ऑफ मनी दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू. सो अलॉन्ग विद दैट हर जो एम्बेसी होती है उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है. इन माई सिनेरियो, बिकॉज मैंने स्पेन के लिए अप्लाई किया था, तो also have to show the bank statement. बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ती है along with your grant amount, क्योंकि it's the requirement. I don't know why they still need, but they need it. So बैंक स्टेटमेंट I would suggest कि around $2,500 to $3,000 की अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं तो it's more than enough. और क्योंकि आप वो अपना ग्रांट अमाउंट का जो लेटर होता है वो भी साथ में अटैच कर रहे होते हैं, तो आपका जो केस होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. I have seen one of my friend got rejected just because he didn't have the bank statement, even though उसके पास जो था वो grant letter था. So make sure you also take care about the bank statement as well, because ये fully funded scholarship नहीं है. मैं आपको फिर से बता दूँ, जो अमाउंट वो आपको दे रहे होते प्रोवाइड कर रहे होते हैं, it's like helping you to sustain in those 5 to 6 months. Or same for the internship, you also need bank statement as well, because for 3 months you will get in that scenario. And yeah, you are good to go. जब आपका वीज़ा हो जाता है, you come back to your university and you give the account number कि भाई इस account में मेरी जो grant amount है वो कर दें. Within like 1 week, like 7 to 10 days,
दे ट्रांसफ़र द अमाउंट जो आपकी ग्रांट होती है, 80% ऑफ अमाउंट जो होती है वो आपको पहले पे करते हैं, और 20% जो रिमेनिंग अमाउंट होती है जब आप वापस अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके जाते हैं या मोबिलिटी कंप्लीट करके जाते हैं वो तब आपको देते हैं। तो बाकी आई होप कि आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन सेंड मी DM और इंस्टाग्राम, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, comment and subscribe, and as always I'll catch you in the next video. Till the next time, assalamu alaikum and peace out.